प्रवेश है, हमारे जो चैप्टर चल रहा है, आज मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। छठा जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि दो पार्टनर है ए और बी और इनका अनुपात है 3:1। नया पार्टनर आ रहा है सी और इसमें दे रखा है कि वह अपने 1/5 भाग के लिए 14,000 रुपये पूंजी के और ख्याति के लाएगा। 14,000 रुपये जो कैश में लेकर आ रहा है उसमें उसकी कैपिटल भी शामिल है और गुडविल भी शामिल है। तो गुडविल कितनी है, इसके लिए पहले ख्याति का मूल्यांकन करेंगे। ख्याति का मूल्यांकन इसमें 20,000 रुपये किया गया है और नए साझेदार का जो हिस्सा है वो है 1/5। तो 20,000 का 1/5 4,000 रुपये, यानी कि नए साझेदार का ख्याति में हिस्सा 4,000 रुपये है। तो ये जो 14,000 रुपये जो लेकर आया है उसमें 4,000 रुपये तो गुडविल के हो गए और 10,000 रुपये कैपिटल के हो गए। लेकिन ये हम दिखाएंगे पार्टनरशिप अकाउंट। लेकिन उससे पहले हमारे को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए देखो संपत्ति और दायित्व में क्या परिवर्तन हुआ है, जो एडजस्टमेंट है इसमें तीसरे नंबर का एडजस्टमेंट दे रखा है कि स्टॉक और फर्नीचर का मूल्य 10% से कम किया जाए। तो देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य दे रखा है 20,000, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड। और फर्नीचर का मूल्य भी 10% कम हो रहा है तो इसको भी हम डीआर साइड में दिखाएंगे। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो फर्नीचर का जो मूल्य है वो इसमें कितना दे रखा है, इसमें ऑफिस फर्नीचर दे रखा है 1,000 रुपये और 1,000 का 10% होता है 100 रुपये। तो 100 रुपये फर्नीचर के मूल्य में कमी हो रही है, इसको भी हम डीआर साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है कि देनदारों पर 5% की दर से डूबत ऋण आयोजन, संदिग्ध ऋण आयोजन। तो इसमें एसेट्स पक्ष में डेटर्स हमारे दे रखे हैं 16,000 और 16,000 का 5% जो है ये होता है 800 रुपये। बेटर्स का प्रोविजन 800 है, लेकिन इसमें लायबिलिटी साइड में पहले से प्रोविजन फॉर बेटर्स दे रखा है। पहले से प्रोविजन फॉर बेटर्स दिया हुआ है 300 रुपये। तो 300 रुपये का प्रोविजन, चूंकि ये लायबिलिटीज है तो 300 रुपये हमने पहले से मान रखा था और अब कितना है 800 रुपये। तो इसमें लायबिलिटी जो है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 500 रुपये। लायबिलिटी यदि इंक्रीज होती है तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। प्रोविजन फॉर बेटर्स 500 रुपये, क्योंकि 800 है, 300 रुपये पहले से था इसलिए 500 रुपये इंक्रीज हुए। इसके बाद में दे रखा है कि भूमि भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाएगा। तो पुरानी बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य दे रखा है 25,000 और 25,000 का 20% होता है 5,000। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है यानी कि इंक्रीज होता है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। हाँ देखो ये प्रोविजन फॉर बेटर्स, इसको डीआर साइड में दिखाना था, ये सीआर साइड में दिखा दिया। दायित्व में वृद्धि होती है तो उसको हम डीआर साइड में दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर बेटर्स 500 रुपये वृद्धि हो रही है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डीआर साइड में दिखाते हैं। इसके बाद में और कोई मद नहीं है। तो देखो इसमें सीआर साइड में एक ही मद है 5,000 रुपये और डीआर साइड में देखो आपके कितना आ रहा है 2,600 रुपये। तो 5,000 का जो टोटल आ रहा है इसमें से ये 2,600 रुपये लेस कर दो तो डिफरेंस है वो कितना आ गया 2,400 रुपये। क्योंकि सीआर साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ये 2,400 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे 1 और 3, किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। तो 3/4 एक का हिस्सा 2,400 रुपये का 1,800 रुपये और 600 रुपये। इस प्रकार से ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ था। अब इसके बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमारे को ख्याति का मूल्यांकन तो हमने पहले कर लिया, क्योंकि फर्म की कुल ख्याति 20,000 थी और 20,000 में नए साझेदार का जो हिस्सा है वो कितना है, 1/5।
तो 20,000 का 1/5 कितना होता है 4,000, यानी कि नया साझेदार गुडविल का जो है वो कितना पैसा लेकर आ रहा है 4,000। तो नए साझेदार का ख्याति पैसा 4,000 है, लेकिन हमारे को इसमें न्यू रेशियो ज्ञात करना है। तो पार्टनरशिप अकाउंट बनाने से पहले हमारे को न्यू रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। देखो इसमें नए साझेदार के आने से साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है, तो नया अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? देखो इसमें ए और बी इनका अनुपात दे रखा है 3 और 1। नया साझेदार आ रहा है सी 1/5 हिस्से के लिए। प्रश्न में और कुछ नहीं दे रखा है कि वो ए से ले रहा है या बी से ले रहा है। तो कैसे निकाला जाएगा? ये फर्म के कुल लाभों में से 1/5 लेगा, तो फर्म का कुल लाभ इसमें कितना माना जाएगा? 1 में होता है तो 1 माना जाता है। 1 में से 1/5 सी को दे दिया तो शेष कितना बचा? 4/5। यानी कि अब ए और बी कितने हिस्से को बांटेंगे? 4/5 को। प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो किस अनुपात में बांटेंगे? 3:1 के अनुपात में। तो पहले ए का हिस्सा 4/5 का 3/4, तो ये हो गया आपके 3/5, ये तो हो गया ए का। इसके बाद में बी का 4/5 का 1/4, 1/5 किसका हो गया? बी का। और सी का 1/5 है, तो 3/5 ए का, 1/5 बी का और 1/5 सी का। तो नया अनुपात है वो कितना हो गया इसमें? 3:1:1। इसमें क्या है? पूंजी के बारे में दे रखा है कि साझेदारों की पूंजी खाते को नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाएगा और आधिक्य या कमी को चालू खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। इसमें क्या है? नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की नई पूंजी ज्ञात करेंगे और जो नई पूंजी ज्ञात करेंगे उसको किस अनुपात में डिवाइड करेंगे? 3:1:1 के अनुपात में। और इस नई पूंजी का कंपैरिजन हम किससे करेंगे? समायोजित पूंजी से, एडजस्टेड कैपिटल से। समायोजित पूंजी हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम पहले कई इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कर चुके हैं। कंपैरिजन करने के बाद में जो कमी या वृद्धि होती है उसको कैश के नाम से नहीं दिखाएंगे बल्कि करंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न में दिया हुआ है चालू खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। अगर चालू खाते का नाम नहीं होता तो डिफरेंस जो होता वो कैश के नाम से दिखाते। अगर उनकी पूंजी कम पड़ती तो वो कैश में लेकर आते, ज्यादा होती तो फर्म से निकाल लेते, यानी कि विड्रॉ कर लेते। तो ये हमने नया अनुपात ज्ञात कर लिया है 3:1। और नई पूंजी भी हम ज्ञात कर लेते हैं कि नया साझेदार जो है टोटल 14,000 रुपए लेकर आ रहा है। टोटल जो 14,000 रुपए लेकर आ रहा है उसमें 4,000 रुपए तो उसके गुडविल के हैं, हमने पहले ज्ञात कर लिया था। 4,000 रुपए उसके गुडविल के हैं, तो कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है? 10,000। 10,000 लेकर आ रहा है कितने हिस्से के लिए? 1/5 हिस्से के लिए। 1/5 हिस्से के लिए कैपिटल कितनी है? 10,000। तो फर्म की कुल पूंजी कितनी है? 1। तो 1 के लिए कितनी होगी? चूंकि के हिसाब से करते तो ये संख्या नीचे आती तो पलट जाएगी संख्या 5/1। तो ये कुल पूंजी है वो कितनी हो गई? 50,000। फर्म की कुल पूंजी 50,000 हो गई। इस 50,000 को हम किस अनुपात में बांटेंगे? 3:1:1 के अनुपात में। जब 3:1:1 के अनुपात में बांटेंगे तो पहले ए का हिस्सा 3/5 50,000 का कितना हो गया? 30,000। 30,000 और उसका कितना हो गया? 1/5 बी का 10,000 और सी का 10,000 है। इस प्रकार से इनकी तीनों की जो नई पूंजी है न्यू कैपिटल है वो कितनी होगी? 30,000 10,000 और 10,000। नया अनुपात 3:1:1 है और इनकी नई पूंजी 30,000 10,000 10,000 है। तो पार्टनरशिप अकाउंट से पहले हमने नई पूंजी इनकी ज्ञात कर ली। अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो इसमें हमारे को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो पुराना जो अनुपात होता है उन्हीं को सैक्रिफाइस रेशियो माना जाता है। इसलिए ए और बी का जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो 3:1 ही होगा। इसलिए नया साझेदार जो गुडविल का पैसा लेकर आएगा 4,000 रुपए, उसको किस अनुपात में बांटा जाएगा? 3:1 के अनुपात में। कैपिटल हमने पहले ज्ञात कर लिया, इसको हम आगे पार्टनरशिप अकाउंट में दिखाएंगे। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू कैपिटल हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, अब इसमें हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष बाई बैलेंस बीडी। तो इसमें ए और बी की पूंजी दे रखी है 30,000 और 16,000। 30,000 ए की है और 16,000 बी की है। नया साझेदार जो है वो कितनी पूंजी लेकर आ रहा है? 10,000, क्योंकि टोटल 14,000 रुपए लेकर आया था, उसमें 4,000 रुपए तो उसके गुडविल के हैं। अब इसके बाद में पूंजी दिखाने के बाद में
रिवॉल्यूशन पर हमारे को प्रॉफिट हुआ था, उसको हम पार्टनरशिप अकाउंट में कहां दिखाएंगे? सीआर साइड में। रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 1800 और 600, ये रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हो गया। अब देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है उसके एसेट्स पक्ष में एक मद है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज। एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेज है, विज्ञापन व्यय, ये खर्चा है, और चूंकि पहले इसको साझेदारों के द्वारा नहीं बांटा गया था, हानि का शेष है, इसलिए इसको अब डीआर साइड में पुराने साझेदारों के द्वारा बांटा जाएगा पुराने अनुपात में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज इसमें है 2400 रुपए, और 2400 रुपए को पुराने अनुपात में बांटेंगे तो ए का हिस्सा आ रहा है 1800 रुपए और बी का आ रहा है 600 रुपए। ये हमने हानि का शेष है बांट दिया है। अब देखो इसमें लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दे रखा है 4000 रुपए। जनरल रिजर्व जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, अवितरित लाभ, लाभों का शेष हमेशा सीआर साइड में बांटा जाता है, इसलिए इसको सीआर साइड में बांटा जाएगा। तो 4000 रुपए को किस अनुपात में बांटेंगे? 3:1 के अनुपात में। तो 3/4 ए का, तो इसका कितना हो जाएगा? 3000, और उसका कितना हो जाएगा? बी का 1000। ये हमने जनरल रिजर्व बांट दिया है। देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट के अंदर जो मद थी वो हमने दिखा दी है, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट भी हमने दिखा दिया है, लेकिन नया साझेदार जो गुडविल के 4000 रुपए लेकर आ रहा है उसको भी पुराने साझेदार बांटेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में, सीआर साइड में। 4000 रुपए को 3:1 के अनुपात में बांटेंगे, सैक्रिफाइस 3:1 ही आ रहा है इसमें, तो 3:1 के अनुपात में बांटेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 3000 और 1000। ये आपके गुडविल को हमने बांट दिया है। अब इसके बाद में, अब इसमें और कोई मद नहीं है, कैपिटल हमने दिखा दिए, गुडविल दिखा दिए, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट है वो हमने दिखा दिया है। अच्छा, नई पूंजी हमने जो ज्ञात की है, ए की 30,000 आई थी, बी की 10,000 आई थी, और सी की भी 10,000 थी, क्योंकि नया अनुपात इनका कितना आया था? 3:1:1। तो 3:1:1 के अनुपात में जो नई पूंजी हमारी टोटल 50,000 आई थी, उस 50,000 को हमने इस 3:1:1 के अनुपात में डिवाइड किया, तो ये इनकी नई पूंजी है। अब इसमें नई पूंजी का कंपैरिजन जो है, तुलना है, वो किससे करेंगे? समायोजित पूंजी से। अब अंतर जो आएगा, डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को हम कैश के नाम से न दिखा करके करंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न में दे रखा है। अगर करंट अकाउंट के बारे में नहीं दिया होता तो हम कैश के नाम से दिखाते। तो समायोजित पूंजी देखो, पहले ए का देखो सीआर साइड का टोटल, इसका सीआर साइड का जो टोटल है वो आ रहा है आपके 37,800, और डीआर साइड में एक ए की मद है 1800 रुपए। ये 1800 रुपए हमने लेस कर दिए, तो इसका जो बैलेंस है वो कितना आ रहा है? 36,000। इसको हम क्या बोलते हैं? समायोजित पूंजी, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल हम कैसे ज्ञात करते हैं? सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा देते हैं। तो ए की समायोजित पूंजी 36,000 आ रही है, लेकिन इसकी नई पूंजी वो हमने कितनी फिक्स कर दी? 30,000 निश्चित कर दी हमने कि अब इनकी भविष्य में पूंजी ये रहेगी। जब पूंजी ये रहेगी तो इसमें लिखेंगे तो हम यही टू बैलेंस शीट, क्योंकि अब एक ही नई पूंजी है 30,000 रहेगी, लेकिन वर्तमान में इसकी जो पूंजी है वो कितनी है? 36,000, यानी कि 6,000 रुपये ज्यादा है। अगर करंट अकाउंट का नाम नहीं होता तो 6,000 रुपये निकाल लेता, 6,000 रुपये निकाल लेता, लेकिन ये निकालेगा नहीं, करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे इसको। तो इसको किस नाम से दिखा देंगे? करंट अकाउंट के नाम से 6,000 रुपये। ठीक है, ये आपके इस साइड का टोटल 37,800 और इस साइड का भी हो गया आपके 37,800। जो डिफरेंस है वो करंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। अब इसके बाद में अब बी का, तो बी का देखो, इसमें अब सीआर साइड का टोटल है वो कितना आ रहा है? इसका आ रहा है आपके 18,600, 18,600 आ रहा है, और डीआर साइड में केवल 600 रुपये आ रहा है। ये लेस कर दिया तो समायोजित पूंजी है वो कितनी आ गई? 18,000। यानी कि इसकी समायोजित पूंजी 18,000 है, और नई पूंजी हमने कितनी फिक्स कर दी है, कितनी निश्चित कर दी है? 10,000। तो इसकी भी
8,000 रुपये ज्यादा है तो ये 8,000 रुपये निकालेगा नहीं, बल्कि उसको भी किस नाम से दिखा देगा, करंट अकाउंट के नाम से। और बैलेंस सीडी में इसकी नई पूंजी 10,000 है तो 10,000 ही दिखाएंगे। अच्छा सी की 10,000 है तो इसका बैलेंस सीडी में भी कितने दिखाएंगे, 10,000 ही दिखाएंगे। तो ये आपके टोटल हो जाएगा आपके 18,600, इसका भी आपके 18,600 और इसका टोटल आ गया आपके 10,000। ये बन गया आपके पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें हमने नई पूंजी ज्ञात कर ली और ये करंट अकाउंट का बैलेंस ज्ञात कर लिया। अच्छा ये जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, बीएफ यानी कि बैलेंसिंग फिगर, डिफरेंस की राशि से, डिफरेंस अंतर की राशि से हमने ज्ञात किया था, तो ये कौन सा बैलेंस कहलाता है, ये कहलाएगा सीआर बैलेंस, क्योंकि सीआर साइड का टोटल ज्यादा था, सीआर साइड का टोटल ज्यादा, तो ये सीआर बैलेंस कहलाता है। और बैलेंस शीट में सीआर जो बैलेंस होता है उसको कहां दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड में। डेबिट बैलेंस होता है वो दिखाते हैं एसेट्स पक्ष में, और सीआर बैलेंस होता है वो दिखाते हैं लायबिलिटीज पक्ष में। तो ये करंट अकाउंट का जो बैलेंस है दोनों का, ये हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कैपिटल हमारी ये आई गई, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखना होगा। पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में सबसे पहले दे रखा है कैश एट बैंक। देखो कैश एट बैंक है, उसमें 22,600 रुपए है, वो पहले से था हमारे पास। और नया कैश कौन सा आया, 14,000 रुपए। 14,000 रुपए उसमें 10,000 रुपए कैपिटल के थे और 4,000 रुपए गुडविल के थे, तो ये 14,000 रुपए हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके अलावा न तो इसमें और कोई कैश आया है और न कोई कैश गया है, तो अब इसका टोटल लगा लेंगे 600, 36,600। ये तो हो गया आपके कैश एट बैंक। इसके बाद में दे रखा है बीआर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल पहले 3,000 था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसको 3,000 रुपए पर ही दिखा देंगे। बिल्स रिसीवेबल के बाद में दे रखा है डेटर्स। डेटर्स हमारे जो है पहले 16,000 थे। बैड डेट्स का जो प्रोविजन है, बैड डेट्स का जो प्रोविजन है अब 800 रुपए है, क्योंकि 5% इसमें दे रखा था, तो 5% यानी कि 800 रुपए हम इसमें से लेस कर देंगे, तो ये आ गया आपके 15,200 रुपए। डेटर्स के बाद में फिर दे रखा आपके स्टॉक। स्टॉक के बारे में दे रखा है कि स्टॉक का मूल्य 10% कम हो गया था, तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये कम हो गया, तो कितना हो गया आपके 18,000। ये हो गया स्टॉक। इसके बाद में है फर्नीचर। फर्नीचर जो है वो 1,000 था, उसमें भी 10% की कमी हो गई थी, यानी कि उसका मूल्य है वो कितना बचा आपके 900 रुपये। फर्नीचर के बाद में देखा है लैंड एंड बिल्डिंग। भूमि भवन का जो मूल्य है उसमें 20% वृद्धि होने के बाद में, पहले 25,000 था, 5,000 की वृद्धि और हो गई, तो उसका जो मूल्य है वो कितना हो गया 30,000 रुपये। ठीक है, ये हमने एसेट्स की मतें हैं वो दिखा दी है। इसके बाद में देखो आपके इधर लायबिलिटी साइड में देखो, इसमें इसको ये जो डेटर्स का हमने दिखाया है, डेटर्स का जो प्रोविजन है इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। चाहे तो इसको डेटर्स में से कम करके दिखा सकते हैं, चाहे तो हम उसको लायबिलिटी साइड में, तो जैसा पहले प्रश्न में दे रखा है वैसे भी हम कर सकते हैं। पहले पुरानी बैलेंस शीट में प्रोविजन लायबिलिटी साइड में था, तो इसको भी हम चाहें तो इसको भी हम लायबिलिटी साइड में दिखा सकते हैं। तो तुम ऐसे कर सकते हो, इसमें अगर आपने लेस कर दिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपका टोटल है वो अलग आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको नहीं घटाते हैं और इस 800 रुपये को हम इधर लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। इसको हम 16,000 रुपये को हम ऐसे की ऐसे दिखा देंगे। इधर दिखा देंगे हम, क्योंकि पहले इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट से वो लायबिलिटी साइड में दिखा रखा था,
इसलिए हम क्या करेंगे, इधर ही दिखा देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है वो 800 रुपये दिखा देंगे। लायबिलिटी साइड में और मद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे पहले 39,700 थे और क्रेडिटर्स में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसको भी हम उसी मूल्य पर दिखा देंगे, 39,700 रुपये। इसके बाद में जनरल रिजर्व हमने पहले बांट दिया था, इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस मैंने बताया था, तो वो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो इधर दिखाएंगे। करंट अकाउंट ए और बी का, ए का कितना था 6,000 और बी का कितना था 8,000, तो टोटल है वो कितना हो गया आपके 14,000। ये करंट अकाउंट का जो है बैलेंस है वो हमारे आ गया है। अब इसके बाद में देखो कैपिटल। कैपिटल जो है ए, बी और सी, ए की 30,000, बी की 10,000, हमेशा न्यू कैपिटल दिखाई जाती है इसमें, और सी की भी 10,000, ये हम इसमें दिखाएंगे। अब इसके अलावा अब इसमें और कोई मद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। अब पहले इसका लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो हम लगा देंगे। तो देखो इसमें आपके जो टोटल है ये आ रहा है आपके 1,04,500। इसका लायबिलिटी साइड का टोटल है वो आ रहा है आपके 1,04,500। अब एसेट्स पक्ष का जो टोटल है वो हम लगा लेंगे, इसका टोटल भी आपके वही आना चाहिए। इसका टोटल भी आपके 1,04,500 है। तो देखो हमारे ये जो बैलेंस शीट है ये आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस इसमें हमारे को दिखाना पड़ा, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट जब बनाया था तो उसमें करंट अकाउंट जो डिफरेंस आया था कैपिटल का वो करंट अकाउंट के नाम से दिखाया था। अगर कैश के नाम से होता तो ये करंट अकाउंट हमारे को बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, फिर तो हम एडजस्टमेंट किसमें करते, कैश में करते। तो ये आपके 6 जो क्वेश्चन है ये तो आपके कंप्लीट हो गया। तो ये आपको जो क्वेश्चन है ये तो आपको रिपीट करना ही है। इसके अलावा इसी से आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है। इसमें भी साझेदारों की नई पूंजी नए अनुपात में याद करनी है, लेकिन इसमें नकद से समायोजन करना है, यानी कि इसमें करंट अकाउंट जो डिफरेंस है वो करंट अकाउंट के नाम से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको छठा करने के साथ साथ आपको 7वां क्वेश्चन भी सोल्व करना है।